नमस्कार साथियों, सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिक अभिनंदन। विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है, फिर से अभिनंदन है। साथियों, आज की इस कक्षा में जो हमारा सीईटी का एग्जाम हुआ है, सीईटी का जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था 27 तारीख का, 27 सितंबर को, उसका हम हिंदी वाला जो पार्ट है, हिंदी के जो 15 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, उनके बारे में यहाँ इस कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। उनके प्रश्नों का हल यहाँ देखने वाले हैं। संभावित आंसर की जो आपकी है वो प्रस्तावित करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कहा है यहाँ पे, रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद पूछे गए हैं वो कितने होते हैं हिंदी में? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या 2 होते हैं? तो इसका सही जवाब होने वाला है कि सर रचना की दृष्टि से 2 इसके भेद होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक और अकर्मक इसके 2 भेद हो जाते हैं किसकी दृष्टि से? क्रिया की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर समास की अगर हम बात करें तो समास में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद। अगर हम पूर्व पद की बात करें तो आपका अव्यय भाव हो गया। उत्तर पद की बात करें तो तत्पुरुष हो गया। अगर अन्य पद की बात करें तो वहां पे बहुव्रीहि हो जाता है। लेकिन जहां दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी सभी पदों की प्रधानता होती है, वहां होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? आपका सी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास की बात करें तो यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता होती है, बहुव्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है, और अव्यय भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? देखो, प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय आपके या तो शब्द के साथ जुड़ते हैं या धातु के साथ में। क्रिया के साथ में या हम कहें धातु के साथ में, तो जो शब्द के साथ जुड़ते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और जो क्रिया या धातु के साथ में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? बी इसका सही जवाब होने वाला है। बी क्या होने वाला है? इसका उचित विकल्प होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक ही स्वर में के ह्रस्व या दीर्घ जब एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप एक साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मैंने कहा अ या आ, या तो ह्रस्व हो गया या दीर्घ हो गया, अ या आ। तो यहाँ पर एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, पहले या बाद में, तो इनके स्थान पर कौन सा हो जाता है? तो हम दीर्घ संधि में पढ़कर आते हैं कि आ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ। यानी दो समान स्वर अगर आपस में जोड़ हो रहा है तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कौन सा विकल्प हो जाएगा? यहाँ पे दीर्घ स्वर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी नियम लागू हो रहा है? दीर्घ संधि का आपका नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पित्रादेश, पित्रा प्लस देश, पितृ प्लस आदेश, पित्रा पिता प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश या अनुत्तरित। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस री है, री के बाद में आ रहा है, तो री को क्या किसमें परिवर्तित कर देंगे? रै में। री को रै में। कौन सी संधि का उदाहरण हो गया आपके यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर यण संधि का उदाहरण हो गया है, यण संधि का उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया विकल्प आपका? पितृ प्लस आदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? देखो, चाल शब्द जो बना है आपका वो क्रिया से बना है। किससे बना है? क्रिया के साथ में प्रत्यय लगकर, क्रिया के साथ में प्रत्यय लगकर ये रूप आपका बनता है। और क्रिया के साथ में प्रत्यय लगकर जब रूप बनते हैं तो वहां पे भाव, ठीक है ना,
कौन से की बात करेंगे हम? संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर क्या विकल्प चला जाएगा आपका? सी इसका सही जवाब होने वाला है, यानी भाववाचक यहाँ पर संज्ञा का ये उदाहरण है। ये ध्यान रखिएगा, क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो वो भाव होता है। देखो डेपुटेशन शब्द आपका फर्स्ट पारी में भी आया है, सेकंड में भी वैसे के वैसे पूछ लिया गया है। इसका समानार्थक शब्द क्या होगा डेपुटेशन का? तो आप कहेंगे सर प्रतिनियुक्ति। वहां पर आपका शिष्टमंडल है ना इत्यादि दिया हुआ था, तो वहां यहाँ पर क्या होगा? इसका उत्तर प्रतिनियुक्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप क्या होगा? ये देखो वर्तनी से संबंधित क्या है? आपकी अशुद्धि है। वर्तनी से संबंधित क्या है? अशुद्धि है। आजीविका, आजीविका का यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा? आजीविका, आजीविका, ठीक है ना। तो आजीविका का यहाँ पे शुद्ध रूप क्या होने वाला है? आजीविका। बी आपका यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। बी आपका यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें कि इनमें से कौन सा शब्द अमीय, कौन सा शब्द अमीय है ना, अमीय इसका पर्यायवाची नहीं है। भाई इस पे ध्यान देना है ना। इससे बहुत सारे बच्चों के प्रश्न क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। वो ध्यान ही नहीं दे पाते कि नहीं है या है, क्या पूछ रहा है हमसे। तो सुधा, सुधा, जीवनोदक, पीयूष, कृषाणु। अमीय का मतलब होता है अमृत, ठीक है, अमृत। अमीय का मतलब क्या होता है? अमृत। जबकि यहाँ पे कृषाणु हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि कृषाणु का मतलब होता है अग्नि, अग्नि या आग। कृषाणु का मतलब क्या हो गया? अग्नि या आग। तो आपका यहाँ पे सही जवाब जो क्या होगा वो क्या होगा? बी उचित विकल्प होने वाला है। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पर क्या कथन है? विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। विराम चिन्हों को गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है ना। एक प्रसिद्ध उदाहरण आपने सुना भी होगा कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसका तो मतलब हो गया कि मत रोकना नहीं है, उसको जाने दीजिएगा। और यहाँ पर क्या हो गया? रोको मत जाने दो, यानी रोक लो, इसको जाने नहीं देना है ना। दोनों के केवल एक विराम चिन्ह के प्रयोग से ही क्या हो गया है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे दोनों वाक्य आपके क्या है? सही है, दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा विकल्प क्या हो जाएगा? डी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। बात समझ में आ गई क्या? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अघोष हैं? देखो घोष और अघोष की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अघोष ध्वनियों की बात करें तो आप कहेंगे कि वर्ण का जो पहला दूसरा अक्षर है, पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होते हैं। पहला दूसरा अक्षर जो होते हैं अघोष होते हैं, 3 4 5 क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो आप कहेंगे कि देखिएगा ये कौन सा वर्ण है आपका? 6 आपका दूसरा है, त पहला है, प आपका पहला है। जबकि ज कौन सा है? आपका तीसरा है, न कौन सा है? आपका पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। इसीलिए आपके ये जो 3 विकल्प यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि अघोष पूछा है हमसे, घोष नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो ये वाले सही जवाब हो जाएंगे, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों क्या है? गलत हैं, ठीक है। तो ए, सी और ई, ए, सी और ई आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ए, सी और ई यहाँ पर उचित विकल्प होने वाला है। आगे कह रहे हैं कि सर कार्यालय ज्ञापन, कौन से ज्ञापन की बात कर रहे हैं? कार्यालय ज्ञापन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष? इनमें से किस शैली में लिखा जाता है? तो आप कहेंगे सर कार्यालय ज्ञापन जो है वो आपके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता। कौन सी शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है ना। तो यहाँ पर संभावनाएं हैं कि देखो ये प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न क्या है? संदेहास्पद है। बोले कैसे सर? क्योंकि देखो जो प्रथम पुरुष है ये आपके संस्कृत में होता है। प्रथम पुरुष क्या है? संस्कृत में। और प्रथम पुरुष को ही क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। यानी हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको प्राय अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया? अन्य पुरुष भी संभावित है और प्रथम पुरुष भी। देखो ज्यादा संभावना अगर हम बात करें 60% अन्य पुरुष की है, 40% आपके जबकि बात दोनों की क्या है? एक ही है। अगर दोनों में से एक को चुनने की संभावना हुई तो वहां पर ये ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए। बाकी तो बोर्ड जो निर्धारित करेगा उसको हम भी देखेंगे, विचार करेंगे
और नहीं तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है होने वाले हैं, यहाँ पे सही होने वाले हैं। तो एक थोड़ा सा ये वाला जो प्रश्न है इस पे थोड़ा सा संदेह है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन तो ये भी सही है, लेकिन अधिक संभावना, क्योंकि अन्य पुरुष हिंदी में अन्य प्रथम पुरुष संस्कृत में कहा जाता है और प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि सूची एक का सूची दो के साथ में क्या करना है, मिलान करना है। पहला क्या है, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना क्या होगा, संतोष करना, सम्माननीय का आदर करना, बढ़िया लिखना या वीर गति। तो यहाँ पे कहेंगे कि सर कलम तोड़ने का क्या हो गया, बढ़िया लिखना, ठीक है। खेत रहना या आना, खेत रहना या आना यानी वीर गति पाना, ठीक है, वीर गति पाना। चांद पर थूकना, चांद पर थूकने का हो गया सम्माननीय का अनादर करना। और कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना, संतोष होना। तो देखिएगा ए का 3, अब देखो ए का 3 यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर ए का 4 है, यहाँ पर ए का 2 है, तो ये दो तो हो गए। 50-50 से हम बात करें तो यहाँ पर भी ए का 3 है, बी का क्या है, बी का 4, तो यहाँ पर बी में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, इसलिए ये प्रश्न भी गलत हो जाता है और आपका उत्तर क्या हो जाता है, डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डी क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर सही विकल्प हो जाने वाला है, ठीक है। डी आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किस नियम के अंतर्गत प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 भागों में बांटा गया है। राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1967 और राजभाषा अधिनियम 1973 या अनुत्तरित प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत अंतर्गत भारत को 3 क्षेत्रों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इसका विकल्प क्या होने वाला है, ए इसका सही जवाब होने वाला है। और हम बात करें आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है ना कि शुद्ध वाक्य का, यानी इस प्रश्न में 3 वाक्य शुद्ध है, एक अशुद्ध है। घनश्याम की 5 दरिया एक कंबल बिकेगा, घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेगा, ठीक है। घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेंगे, घनश्याम का एक कंबल या 5 दरिया बिकेंगी, घनश्याम की 5 दरिया या 5 कंबल बिकेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो देखो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको समझने के लिए क्या कह रहे हैं कि जो अगर वाक्य में एक से एक या एक के से ज्यादा अगर आपको पद देते हैं, संज्ञा पद की बात करें, तो वहां पर जो क्रिया का निर्धारण होता है अंतिम पद के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, अंतिम पद, यानी अंतिम पद के लिंग वचन और लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का क्या होता है, निर्धारण होता है। जैसे एक कंबल बिकेगा, बिल्कुल सही है भाई, 5 दरिया और एक कंबल बिकेगा। एक कंबल और 5 दरिया बिकेंगी, ये भी ठीक है। घनश्याम की 5 दरिया या 5 कंबल बिकेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन घनश्याम की 5 दरिया और एक कंबल बिकेंगे नहीं, एक कंबल बिकेगा, इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये इसका सही जवाब होना चाहिए था। तो ये आपके कितने प्रश्न रहे, 15 प्रश्न रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी वाला जो विषय है, हिंदी भाषा के जो 15 प्रश्न है वो आपके सभी के सही रहे होंगे। और अगला जो प्रश्न पेपर होने वाला है 28 तारीख को, उसमें हम जो गलतियां यहाँ पर रही हैं, जिस तरह से पैटर्न पूछा गया है उसको आधार बना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल से, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी हिंदी और संस्कृत की कक्षाओं का संस्कृत की कक्षाओं का क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से हम इनको पढ़ने वाले हैं। और जिनका आज आज 28 तारीख को जो प्रश्न पत्र है, 28 तारीख को जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, इन सभी विद्यार्थियों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। इजाजत चाहते हैं, विश्वास है आप सभी का प्रश्न पत्र अच्छा हो। इसी आशा और विश्वास के साथ में इजाजत चाहते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे शाम को आपसे। आज के जो प्रश्न पत्र हैं उनका सटीक और जल्दी ही आंसर लेकर के उत्तर पुस्तिका के साथ में
बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः।